So we have done net income approach. Net income approach क्या कहती है? Just a summary. ये approach कहती है कि value of the firm will increase when the proportion of the debt is increase in comparison to the proportion of the equity. Because ये approach एक assumption लेती है कि जो debt पे interest pay किया जाता है, डेप्ट पे जो इंटरेस्ट पे किया जाता है वो लेस एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू जो इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड पे करना होता है। ये अप्रोच अल्टीमेटली फिर ये कंक्लूड करती है कि ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। और ये कॉस्ट कब डिक्रीज होगी? जब ये सिचुएशन होगी, डेप्ट is proportion of debt is more than the proportion of the equity, because interest expense of interest is less, interest paid is low in comparison to the dividend being paid to the equity। and एक और benefit मिलता है interest का, वो है tax benefit, क्योंकि tax is calculated after interest। अब illustration 3 देखते हैं। A company expects a net income of 80,000. It has 2 lakh 8% ventures. Equity capitalization rate of the company is 10%. Calculate the value of the firm and overall capitalization rate according to the net income approach, ignoring the income tax. Secondly, if the debenture debt is increased to 3 lakh, what shall be the value of the firm and overall capitalization rate? So हमने इसके बेस पे, ये दो चीजों के बेस पे कि नेट इनकम 80,000 है और डिबेंचर्स कंपनी के 2 लाख है, हमने वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करना है एंड अल्टीमेटली ओवरऑल कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले नेट इनकम कितनी है कंपनी की? दैट इज 80,000। इस इनकम से कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2 लाख डिबेंचर्स हैं, उस पे 8% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। दैट विल बी 8% ऑन 2 लाख, 16,000 पे अगर वो कर देते हैं तो कितनी अर्निंग्स अवेलेबल हैं अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए? 80,000 माइनस 16,000 दैट इज 64,000। तो कैपिटलाइजेशन रेट क्या होगा? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट गिवन है आपको, दैट इज 10%। सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर द इक्विटी होल्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 10। ये अर्निंग्स को ऑपोजिट ले लेते हैं, कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड अगर हम कर देंगे तो टोटल मार्केट वैल्यू इक्विटी की आ जाएगी 6,40,000 और डिबेंचर्स कंपनी के कितने हैं? 2 लाख। तो वैल्यू ऑफ द फर्म इज ऑलवेज डेब्ट प्लस इक्विटी, ये फॉर्मूला होता है। डेब्ट है 2 लाख के, इक्विटी की वैल्यू हमने निकाल ली 6,40,000, तो कंपनी की टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म बन गई 8,40,000। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करने के बाद हमें क्वेश्चन में बोला है कि ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट कैलकुलेट करना है फर्म का। ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट, जिसको हम ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल के या के जीरो भी कई बार सिंबलाइज होता है, सिंपल के या इस तरह से भी सिंबलाइज कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग्स अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। अर्निंग मींस EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म। अगर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में ये आंसर आ जाएगा। EBIT हमारी अर्निंग्स कितनी है? नेट इनकम है 80,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास ओवरऑल कॉस्ट आ जाती है परसेंटेज में कि एक कंपनी को 9.52% इंकर करनी पड़ेगी कॉस्ट, अगर उसकी टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म 8,40,000 से वो कैपिटल रेज करते हैं, जिसमें 2 लाख का डिबेंचर्स होगा और 6,40,000 की इक्विटी होंगे। डेप्ट 2 लाख का, इक्विटी 6,40,000 के, यानी टोटल 8,40,000 उन्होंने कैपिटल रेज करना है, तो इनको 9.52% की कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। सेकेंड पार्ट में कैलकुलेट करने को बोला है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द फर्म अगर डिबेंचर्स रेज कर देते हैं हम 3 लाख पे। सी, डिबेंचर्स 2 लाख की जगह रेज कर दिया अगर 3 लाख पे, फिर हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी आएगी? अगेन नेट इनकम 80,000 है, 8% 3 लाख पे जब कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी डिबेंचर्स पे 24,000 पे करना पड़ेगा, तो इक्विटी होल्डर्स के लिए 56,000 बचे।
10% कैपिटलाइजेशन रेट है, रेसिप्रोकल करके हमारे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी की आ जाएगी 5,60,000। डिबेंचर्स की वैल्यू है 3 लाख, तो टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म हो जाएगा 5,60,000 प्लस 3 लाख, दैट इज 8,60,000। ये यहाँ पर मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म लिखना था जो मिस हो गया है, V है 8,60,000। अब ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट क्या हो जाएगा, अगेन फॉर्मूला इनकम EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ द फर्म मल्टीप्लाई बाय 100, 80,000 डिवाइड बाय 8,60,000 इंटू 100, 9.3। तो जस्ट सी, जब डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन रेज कर दिया, पहले कॉस्ट थी 95.52, अब कॉस्ट डिक्रीज हो गई 9.3। तो ये नेट इनकम अप्रोच यही कह रही है, इंक्रीज इन द डेब्ट फाइनेंसिंग द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज, क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। तो हमने इस पॉइंट तक डिबेंचर्स रेज करने हैं जहां पर वैल्यू ऑफ द फर्म मैक्सिमम होगी, कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम होगी। और ये पॉइंट कब स्ट्राइक होगा, जब डिबेंचर्स का प्रोपोर्शन इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू इक्विटी proportion. This is what net income approach says.